बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से, उस दिन खेलों से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज का शो हमारा बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज के शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी स्टूडियो में कि जिनको आप अक्सर और बेशतर हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक देखते हैं, लेकिन चूंकि इन दिनों वो पाकिस्तान आए हुए हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इसलिए हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें और हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन और ज़बरदस्त कोच है कि जिनकी कोचिंग में सुई सदरन गैस ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ भी हासिल की और एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। जिस तरह से सुई सदरन गैस ने अपनी टीम में स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया, हर वो मुमकिन फैसिलिटी जो है वो फराहम की कि जो किसी भी इंटरनेशनल टीम को फराहम की जाती है, और वो सब की सब जो थी वो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। इन दिनों जर्मनी की टीम के साथ बतौर कोच मुंसलिक हैं और जर्मनी की टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अतीकुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? पाकिस्तान आमद की वजह तो मैंने बता दी है, और इसके अलावा भी कोई असाइनमेंट है कुछ पाइपलाइन में या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा आने का यहाँ पे मकसद ये था कि मेरे पास एक विंडो थी कि मैं अपने पेरेंट्स को मिल सकूँ, और उसी वजह से मैं आया हूँ। काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कराची में आप जाने से लोग परेशान हो जाते हैं? लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कुछ कोई कोच आ रहा है उनके सर पे, तो ऐसी कोई बात नहीं। पूछेंगे अतीकुज़्ज़मा से, बड़ी पुरानी बात है, आज पूछेंगे कि अतीकुज़्ज़मा को काम नहीं करने दिया गया गुज़िश्ता रिजीम में जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद थे, और मेरे ही शो में उन्होंने कहा था कि इनको सरफराज अहमद के साथ मुलाकात का मौका भी नहीं दिया गया। आज अतीक जर्मनी की कोचिंग कर रहे हैं, सरफराज डोमेस्टिक में रुल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सरफराज जैसे विकेट कीपर की शायद इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है। बात करेंगे आज अतीकुज़्ज़मा से बहुत सारी, साथ साथ और भी जो है वो न्यूज़ इनको शामिल करेंगे प्राइम में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। हमने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली, भारत में अभी तक नहीं खेली, नायब कप्तान शादाब खान। बाबर जैसा चाहते थे वैसी ही टीम बनाई, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखकर मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले करेंगे ज़का अशरफ। पीसीबी ने श्रीलंका की अंडर 19 क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आलिया रशीद पीसीबी की पहली खातून डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर। भारत को किसी कमजोर टीम से शिकस्त खाता नहीं देखना चाहते, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान को हराना चाहिए, वरिंदर सहवाग। मुझे लगता है पाकिस्तान टूर्नामेंट की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इसे नीदरलैंड से शिकस्त हो सकती है, नासिर हुसैन। साबिक भारतीय कप्तान अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। जीटीवी और हैदराबाद बहादुर्स के लिए बड़ा एजाज, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने हैदराबाद बहादुर्स को बतौर सदर ज्वाइन कर लिया। जीटीवी और हैदराबाद बहादुर्स की पूरी टीम की जानिब से सदर वसीम अकरम को खुशामदीद। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए नेपाल पहुंच गई। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशियन गेम्स हॉकी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज में आपने एक बड़ी खबर देखी कि जनाब हैदराबाद बहादुर जो सिंध प्रीमियर लीग की एक बहुत ही मशहूर और मकबूल टीम है, उसको बतौर प्रेसिडेंट स्विंग के सुल्तान और बॉलर ऑफ द सेंचुरी वसीम अकरम ने बतौर प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया। एक बड़ी खबर है ये जीटीवी के नाजरीन के लिए भी, क्योंकि जीटीवी मीडिया पार्टनर है हैदराबाद बहादुर का, जो सिंध प्रीमियर लीग की एक बड़ी मशहूर और मकबूल टीम है, स्टार स्टडेड टीम है। पहले मिसबाह उल हक, हर्षल गिब्स, शोएब मलिक, आजम खान, और अब जीटीवी के बाद वसीम अकरम का ज्वाइन करना इस सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर को मजीद जो शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। इस मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद बहादुर के सीईओ और ओनर जहांजेब आलम साहब, उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और जर्मनी के नेशनल कोच अतीकुज़्ज़मा भी मौजूद हैं। और ये बताइए कि ये इतना बड़ा फैसला, वसीम अकरम जैसा आइकॉनिक प्लेयर, बॉलर ऑफ द सेंचुरी, सुल्तान ऑफ स्विंग, उनका हैदराबाद बहादुर के साथ मुंसलिक होना किस तरह देख रहे हैं, और ये कितना जो है नौजवानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? एक्चुअली जाहिर है हम तो जैसे को जानते हैं, स्विंग की बादशाह खिलाते हैं ये, और हमारी कंट्री की इज्जत भी है और शान भी है हम लोगों की। और इस टीम का ज्वाइन करना ना सिर्फ टीम के लिए बेहतर होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इससे जो सिंध प्रीमियर लीग के जो सिंध के लड़कों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको एक ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपने
ख्वाब में सोचने वाले प्लेयर्स के साथ एक ही डग आउट में बैठ के और उनके एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि उनके किए हुए सारे जो उनकी जो एडवाइजेज होती हैं उसको लेने के बाद प्लेयर्स जो है अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, जाने आलम साहब, बड़े बड़े नाम आपके साथ मुंसलिक हो रहे हैं, हर्षल गिब्स, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक और आजम खान, जो बड़ी सेंसेशन बने हुए T20 क्रिकेट की, जिस तरह भी उन्होंने गयाना के लिए CPL में खेला और उसके साथ साथ GTV भी, तो एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है इस वक्त हैदराबाद बहादुर। अच्छा, वैसे ब्रांड तो था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ये बात फैक्ट है। हम लोग चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म में रहें। तो जाहिर है जब हम एक क्रिकेट टीम कर रहे हैं और हम ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए बल्कि हम अपने लोगों को, अपने कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को हम कुछ सिखाना भी चाह रहे हैं और उनको ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं जो सिंध हमारा है उसमें ना सिर्फ लोगों की नेगेटिविटी होती है बल्कि इसमें पॉजिटिव काम भी होते हैं और एक बेहतरीन लीग हो रही है, तो उसमें हमें खड़े होना, तो हम प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और नथिंग एल्स। और स्टिल सो मेनी नेम्स आर स्टिल पेंडिंग जो कि आपको एक आध दिन में पता चलेगा, एंड यू एंड हैदराबाद विल बी वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट GTV भी हमारे साथ है, जो कि वक्तन फवक्तन पूरी ऑडियंस को बताता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, और अतीक उज़्ज़मा मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस एक आपसे सवाल पूछना था, आपने जैसे बात की हम सिंध के लिए, हम सिंध के अवाम के लिए और प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं, तो आपके प्लान में कोई सिंध के सपोर्ट स्टाफ या कोचेज भी शामिल होंगे? या क्योंकि अभी तक जो मैंने कोचेज स्टाफ चुने हैं वो सारे मतलब सिंध से बाहर से ही हैं। नहीं, सिंध से भी होंगे। और एक्चुअली होता ये है कि जाहिर है हम लोग एज अ प्रोफेशनल तो प्रॉपर्टी बिजनेस में वाले लोग हैं। जाहिर है जब हम टीम रखते हैं और जब हम टीम रख के हम हेड कोचेज रख लेते हैं और हेड कोचेज रखने के बाद हम कैप्टन रख लेते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक कि जो लोग हैं ना ये इनकी ही सिलेक्शन से आए, ताकि उसमें ये होता है कि इनको ईजी रहता है अपनी कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध के लिए हमारे बहुत सारे प्लान हैं और इंशाअल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको सब कुछ का पता चलेगा कि बहुत सारे लोग सिंध से होंगे, सिंध के 5 प्लेयर्स भी होंगे और यू विल सी अ बिग पीपल फ्रॉम सिंध साइड। या बिल्कुल, और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे इस कोलेब्रेशन के हवाले से जो GTV के साथ है, और इससे पहले भी आप मुख्तलिफ जो लीग्स करते रहे हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग में जब आपने ओवरसीज़ वॉरियर को उनके, तो उस वक्त भी GTV आपके साथ था, और अब इस मैं ये नहीं कहूँगा कि इस लीग में बल्कि इस मिशन में जो ये आप खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से जो सिंध के नौजवानों के लिए, इस मिशन में भी जो आपके शान बशाना है। सर एक्चुअली ये तो वो कहते हैं तस्वीर के 2 रुख होते हैं। ये आपको लग रहा है कि जी GTV हमारे साथ, मतलब हम GTV के साथ हैं, एक्चुअली GTV हमारे साथ है। GTV तो वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इकदाम करता है और स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, उस पर तबसरे सब कुछ GTV करता है। हाँ, GTV ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम GTV के साथ आए और हम एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में आपके साथ हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लास्ट टाइम एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और इंसान को हर दफ़ा नए एक्सपीरियंसेस नहीं करने चाहिए। जब एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हो तो मजीद उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ मच सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई विश टू डू अ मोर ग्रेट बिजनेस विद GTV इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि वसीम अकरम बतौर प्रेसिडेंट इस बहादुर के साथ अब मुंसलिक हो चुके हैं, और उनकी आमद के बाद हमें उम्मीद है कि मजीद नौजवानों को सीखने का मौके भी मिलेंगे। अतीक, वसीम अकरम जैसे बड़े नाम का शामिल होना, मिसबाह इनके साथ मौजूद हैं, हर्षल गिब्स इनके साथ मौजूद हैं, शोएब मलिक जो आपकी सुई सदरन के कप्तान भी रहे वो इनके साथ मौजूद है, एक बड़ी स्टार स्टडीड टीम बनने जा रही है हैदराबाद बहादुर। ऑब्वियसली कि वसीम अकरम जैसा नाम जो बेंच में बैठा होगा वही काफ़ी है लोगों के लिए, ख़ासतौर पे यंगस्टर के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होगी कि इतने बड़े स्टार्स के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। और ऑल द बेस्ट टू हैदराबाद, और इंशाल्लाह जो उनका मकसद है उसमें वो कामयाब हो। मेरी सारी विशेज़ उनके साथ हैं। ऑलराइट, अतीक ने भी बेस्ट विशेस का इजहार कर दिया, और यहाँ पे हम इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, और साथ साथ जर्मनी की क्रिकेट को डिस्कस करेंगे अतीक उज़्ज़मा से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे स्टूडियो में त्युकुज़मा और टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे CEO एंड ओनर ऑफ हैदराबाद बहादुर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बेशक वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान कल अपना दूसरा वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। और जिस तरह पाकिस्तान पहले मैच में खेला, गो के रन्स पाकिस्तान ने अच्छे किए, लेकिन पाकिस्तान इस टारगेट को बचाने में कामयाब नहीं सका और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल किस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में उतरेगी? अतीक, ये वार्म अप मैच को सबसे पहले आपने बड़े वार्म अप मैच खेले भी होंगे, वार्म अप मैच खिलाए भी होंगे, क्या वार्म अप मैच को उसी संजीदगी के साथ लिया जाता है जिस संजीदगी के साथ हम एक प्रॉपर मैच को लेते हैं, या खिलाड़ी जो अपनी एनर्जी को बचा के खेलते हैं और जो कोचेज हैं वो अपने जो सीक्रेट वेपन है उनको सीक्रेट ही रखते हैं? मेरे ख्याल से अपनी एनर्जी बचा के खेलते हैं कि इसका मकसद ये होता है कि प्रैक्टिस करना, कि बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग प्रैक्टिस हो जाए, मुख्तलिफ सनारियों में खेलें और फील्डर्स की अपनी ट्रेनिंग हो जाए। मगर मैंने जितनी दफ़ा भी टीम के साथ रहा हूँ और प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के कैंप्स वगैरह में, प्लेयर इतने सीरियस नहीं होते जितना मैच के अंदर होते हैं। तो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन आती है कोचेस के लिए, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है समटाइम, क्योंकि प्रैक्टिस मैच को मेरे हिसाब से बिल्कुल सीरियस तरीके से लेना चाहिए। एवरी मैच को आपको जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीतने की मेंटालिटी जब आप जीतोगे तो तब उसके हिसाब से आपकी मेंटालिटी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान ने ये जो मैच खेला है इसमें मेरे ख्याल से 60-70% उनकी सीरियसनेस थी और 20-30% वो अपनी एनर्जी सेव भी कर रहे थे। अंडरस्टैंडेबल कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और वेदर भी गर्म है, तो पाकिस्तान को फुल एनर्जेटिक होना चाहिए अपने पहले ऑफिशियल मैच से पहले। अच्छा, कितना इसमें कोचेस के लिए भी कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है कि सिर्फ 11 प्लेयर ही इसमें नहीं खेल रहे होते हैं और ज़्यादा प्लेयरों को 12-13 प्लेयर को जो है वो चांस मिल जाता है खेलने का, कुछ बैटिंग कर लेते हैं, कुछ बॉलिंग कर लेते हैं, इस वजह से भी आपको लगता है कि वो फील नहीं आ पाती है? हाँ, होता है, ये काफ़ी चीज़ें होती है। मतलब जब नाम ही गेम का प्रैक्टिस मैच होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप रात को सोते हो ना, सुबह आपको पता होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट होता है। जब आपको पता है कि इंडिया से मैच होगा कल, तो आपकी नर्व्स और आपका प्रेशर रात से ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। प्रैक्टिस मैच को हम एज अ व्यूअर्स और एज अ पब्लिक और एज अ फ़ैन हम लोग को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 340 रन करके मैच हार गया। पाकिस्तान की टीम जब 340 रन बड़े इवेंट में करेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह मैच नहीं खेलेगी और बहुत अच्छे तरीके से मैच जीतेगी। अच्छा, टॉप ऑर्डर में फ़खर जमान बड़े मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक के कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विकेटों को देखते हुए, वर्ल्ड कप को देखते हुए और ऊपर से हमें एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट भी चाहिए, क्या लगता है कि जो फ़खर को रेस्ट दिया जाएगा इब्तिदाई मैचेस में, कल के मैच में क्या वो ओपन करते आपको नज़र आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कल भी हम वही सी माइंड सेट के साथ जाएंगे जिस अंदाज से हम माजी में आते रहें कि वही ट्रेडिशनल जो हम सोच कर आते हैं घर से वही एग्जीक्यूट करते हैं? देखें, आप ऑब्वियसली एक प्लान होता है, कोचेस का प्लान होता है, वो टीम के साथ डिस्कशन होती है और उसके हिसाब से वो खेला जाता है। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी उसी प्लेइंग 11 को फोकस करके इनको वो मैच खिलाना चाहिए। और जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो फॉर्म में नहीं है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि इस मैच में परफॉर्म करें और अपनी फॉर्म को गेन करें। और मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान को बस एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है और वो कभी भी खेल सकता है और वो जैसे ही खेलेगा उसके बाद आपको दूसरा फ़खर ज़मान नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप कोच होते लेट्स सपोज, तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती? क्या आप अब्दुल्ला शफीक और इमाम को कल फर्स्ट चॉइस आपका ओपनिंग पेयर होता, या आप फ़खर को एक चांस दे के देखते कि इन पिचेस पे इन स्टाइल्स पे फ़खर कैसा खेलते हैं? मैं फ़खर को ज़रूर चांस देता। ऑब्वियसली फ़खर आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो इस तरह का प्लेयर है कि वो मैच का नक्शा चेंज कर सकता है और उसकी एक अच्छी इनिंग और पाकिस्तान के जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए प्रेशर को जो है बहुत है ना, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए और मैं होता ज़रूर फ़खर ज़मान को ही खिलाता। अच्छा ठीक, दूसरी तरफ अगर हम देखते हो, उसामा मीर आपकी टीम से भी खेले हैं, सुई सदरन गैस से भी खेले हैं, आपने बड़े क्लोजली इनको फॉलो भी किया है। उसामा मीर और शादाब खान, क्या लगता है आपको कि क्या किसी मैच में दोनों स्पिनर एक साथ खेल सकते हैं? क्योंकि स्पिनर इस वक्त हमारा बड़ा वीक लिंक बन के सामने आ रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो पहले ही जो मसाइल का शिकार है। मेरे हिसाब से उसामा मीर को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो वाइट बॉल का जब वो SSGC में भी खेलता तो बहुत डेंजरस बॉलर था वाइट बॉल का, और उसकी गेंद में टर्न और बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस होता है। और इन पिचों में जहाँ पे डेड पिच है, यहाँ पे इसका पेस जो है ना वो वेरी करता है और बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो 2 लेग स्पिनर खिलाना कोई इतना मतलब मेरे हिसाब से कोई इतना हार्म नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान का प्लान में 2 लेग स्पिनर हैं तो उनको कल ही टेस्ट करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि है ना वो उनको आइडिया होगा कि उनकी टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी पहले मैच के लिए। और आपको शादाब के क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी शादाब प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, उनकी कमर नहीं लग रही है, उनका बॉल के अंदर वो स्पिन नहीं है, वो उनकी काट ख़त्म हो गई है। आपको क्या लगता है?
देखिए प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम चल रही होती हैं और शादाब जब मेरा जब टेन्योर था उसको शोल्डर का प्रॉब्लम थी और शोल्डर के प्रॉब्लम के बाद मैंने उसको रिकवर होते हुए नहीं देखा, उसकी बॉलिंग को वो शादाब खान नहीं देखा अभी तक। और ऑब्वियसली बहुत सारे कोचेस काम करते हैं, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि एक कोच एक के साथ काम करता है, वो डिफरेंट चीज़ बताता है, फिर दूसरा कोच आता है वो डिफरेंट चीज़ बताता है, तो प्लेयर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मेरे को चाहिए कि शादाब खान को जितना, अब वो टीम का हिस्सा है, अब आपने उनको बेस्ट 15 में रखा तो उनको बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और जस्ट शादाब को चाहिए कि ट्राई टू बी अ शादाब खान, उसको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, बस शादाब खान ही बने और अपना जो लिमिट है उसी के अंदर रह के करे, अपनी स्ट्रेंथ को पूरा फ़ायदा उठाए और मैक्सिमम करने की कोशिश करें। प्रतीक, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं और अब बड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, आपने भी इंग्लैंड में इस डिबेट को सुना होगा कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक विकेट कीपर के साथ जा रही है, रिजवान के साथ, और हारिस जो है वो रिजर्व प्लेयर में शामिल है। सरफराज यहाँ पे डोमेस्टिक में रन्स भी कर रहे हैं, डबल सेंचुरी भी कर रहे हैं, सेंचुरीज भी स्कोर कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक फॉर्म में। एक तो उनको डी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी दी गई, इससे थोड़े से वो डीमोटिवेट हुए होंगे और फिर वर्ल्ड कप में भी उनका नाम, सब बात करते हैं उनका नाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनको टीम के साथ होना चाहिए था, या आप ये समझते हैं कि अगर सरफराज बेंच पे बैठा है तो उससे बेहतर है कि वो डोमेस्टिक खेले? देखें मुझे पहले भी तकलीफ होती थी, देखें एज अ विकेट कीपर मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई है, और जब मैं सरफराज को बेंच पे बैठे देखता था और रिजवान को खेले, देखें एज अ पॉजिटिव वे कि रिजवान ने अपनी एक जगह बरकरार रखी है, उसने परफॉर्मेंस करके टीम में आया है। मगर मुझे ये चीज़ हर्ट होती थी कि यार देखो कि ये पाकिस्तान का कप्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा के लाया है, वो आज बेंच पे बैठा हुआ पानी पिला रहा है और जूते भी लेके जा रहा है, कर रहा है। अच्छी चीज़ है मगर एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर आपको सरफराज अहमद अगर आपके प्लान में नहीं है तो कम से कम आप उसको एक रिस्पेक्ट दें और उसको सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दें। कॉन्ट्रैक्ट डी की कैटेगरी में सरफराज और सऊद शकील का होना और शादाब का बी में होना, ये मेरी समझ से बाहर है। और साथ साथ इमाद वसीम का सी में होना और वो टीम में नहीं है, और फिर अबरार का तो कहीं पे भी नहीं होना, और नौमान अली का कहीं पे भी नहीं होना। एग्जैक्टली मुझे समझ से बाहर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपने पैसे बढ़ाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने पैसे बढ़ाए, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप बिलीव करते हैं ये टीम के ऊपर, मगर आपने कुछ प्लेयरों के साथ ज़्यादती भी की है और उनको काफ़ी डीमोटिवेट किया और उनका जो कैलिबर था उसके हिसाब से उनको बहुत समझे ना, उनको हर्ट किया। अगर मैं सरफराज अहमद की जगह होता इस सिचुएशन में तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, डी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, हम बात करें पाकिस्तान टीम के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बनता भी है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मिशन वर्ल्ड कप के हवाले से, साथ साथ जर्मनी की कोचिंग कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा थी कुछ जमा का, और इसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के वार्म अप मैच को, लेकिन साथ साथ मिशन वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मीडिया में जो स्टेटमेंट देने शुरू किए। मिसबाह उल हक ने भी गुफ्तगू की है पाकिस्तान टीम के हवाले से, साथ साथ वीरेंद्र सहवाग ने भी गुफ्तगू की, और भी कई क्रिकेटर जो है कि जो इस वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन सबसे पहले मिसबाह ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। ऑब्वियसली मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा उनको कि ये चीज़ें नहीं कि आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट में जो लोग, वो कैसे आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली हफीज़ ने भी टीम के हवाले से पहले क्लियर किया है कि टीम भी ये बेसिकली सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की टीम है, तो उन्होंने उनको पूरी सपोर्ट की है चेयरमैन साहब ने इस चीज़ पे। तो मेरे ख्याल में मेरा जवाब भी वही देंगे अगर कुछ 19-20। जी नाज़रीन, आपने मिसबाह की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे वो गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने बनाए हैं, और साथ साथ उन्होंने और भी दीगर मुद्दों के हवाले से बात की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने बनाए हैं और इस मैनेजमेंट ने दिए, लेकिन जिसने भी बनाए, सवाल ये है आपको लगता है कि सही नहीं बन पाए, इसमें बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है? पाकिस्तान में कभी काम हमने तो कभी अग्री किया नहीं है ना किसी काम से। हमेशा भले जो भी गवर्नमेंट आई हो, जो भी बोर्ड आया हो, उसने कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी तरह अपसेट लोगों को किया है। और इसमें भी मेरे हिसाब से 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो जिनकी कैटेगरी लो होनी चाहिए थी वो हाई में है, और जिनकी कैटेगरी हाई होनी चाहिए थी वो लो में। तो अब ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि 1-2 प्लेयरों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनको होना चाहिए था। अबरार का नाम मेंशन करूँगा, नुमान का नाम मेंशन करूँगा, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था। ये टेस्ट
टीम का हिस्सा हैं और आपके आइकॉन प्लेयर हैं, हर जगह क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम के साथ हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अच्छा, एक समझ से बाहर है। एक कैटेगरी का मसला जो भी आपने मिसबा को सुना है, मैं जरा वीरेंद्र सहवाग की गुफ्तगू की तरफ भी आऊँगा, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिजीम में हिस्सा रहे, कल का पता नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो देने वाले उनको भी नहीं पता कि वो 3 साल तक रहेंगे, 3 महीनों तक रहेंगे, 3 हफ्तों तक रहेंगे या 3 दिनों तक रहेंगे, और जो लेने वाले उनको भी शायद अपने मुस्तकबिल का नहीं पता। तो ये इतना बड़ा टेन्योर देने का जो ये डिसीजन, इसको किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 3 साल का बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया। अगर लड़के चाहते थे कि लॉन्ग टर्म हो तो 2 साल का आपको टेन्योर होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इनके कोई क्लॉज होंगे इस तरह के। साल भर का ही होता है। हाँ, मेरे ख्याल से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट देखें, 3 साल इन्होंने अनाउंस तो कर दिए, मगर जो उनके क्लॉज होते हैं वो ये नहीं होते कि 3 साल तक हम आपको पैसे देंगे और 3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस का डिक्लाइन होगा तो मे बी पॉसिबल देर आर क्लॉज देर के आपकी है ना डाउनग्रेड हो जाएंगे या आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जब पीसीबी के लिए आया था 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मगर मुझे पता था 1 महीने के नोटिस से मेरी जॉब जा सकती है, तो वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करता पीसीबी में। ठीक है। अच्छा, ये ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा सरफराज को डी कैटेगरी नहीं लेनी चाहिए थी। कुछ लोग ये कहते हैं भाई खेलना है तो फिर जब पीसीबी की बात माननी होगी, और कुछ लोग आपके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं कि जी डी कैटेगरी नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और मैं सरफराज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस सेंस में कि उस बंदे ने मीडिया पे आगे कभी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी क्रिकेट से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद किए हैं और अभी भी कर रहा है वो, और करता रहेगा। और मुझे कोई राय नहीं पहुँचती कि मैं सरफराज को मशवरा दूँ कि तुमने क्यों लिया, ये उसकी अपनी मर्ज़ी। अगर वो समझता है कि चलो ठीक है, करने दो, मेरे साथ जितनी ज़्यादती करनी है करने दो, अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला मुझे सिला देगा, तो वो अपनी तरीके से सही है। और मेरी राय ये थी कि अगर मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर मैं पाकिस्तान टीम में इतनी क्रिकेट खेला होता जितनी सरफराज ने खेली, कप्तान होता और ये पाकिस्तान के लिए मैंने खिदमत दी होती, तो मैं कभी इस तरह नहीं करता। अच्छा, खैर अभी आप कह रहे हैं कि मेरी कोई वो नहीं है कि मैं सरफराज को कोई राय दूं, लेकिन जब आप इस पोजीशन में थे सरफराज को आप राय दे सकते थे, क्या वजह थी कि आपको सरफराज से नहीं मिलने दिया गया? आप ज़बरदस्त विकेट कीपर हैं, आपको सरफराज के साथ टाइम गुजारने का मौका नहीं दिया गया, उसको कोचिंग के हवाले से या उसको टिप्स देने का मौका नहीं दिया गया? दानिस्ता जानबूझ के आपके और सरफराज के दरमियान फासले रखे गए? देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल कि जान के रखे गए, मगर मुझे जान के काम नहीं करने दिया गया। मैं विकेट कीपर एज अ विकेट कीपिंग और फील्डिंग लीड आया था, और पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपने किसी विकेट कीपर को कोच रखा है, और वो भी मेरिट पर रखा है। तो आपको चाहिए था कि जितने पाकिस्तान के विकेट कीपर्स हैं वो उसकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। मैं चाहता था कि मैं सरफराज के साथ, मुझे पता है सरफराज और रिजवान में हैं लिमिटेशन, जहाँ पर जो मैं उनको गाइड करके और उनकी हेल्प करके उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था। मैं 1.5 साल में मैंने बड़ी मुश्किल से लड़ के एक कैंप रखा था जिसमें मैंने सारे जितने भी डोमेस्टिक के विकेट कीपर्स हैं उनको बुलाया था। उसमें भी चीफ सेलेक्टर साहब नाराज़ हो गए थे कि आपने मेरी राय नहीं ली। वसीम था चीफ सेलेक्टर, वो नाराज़ हो गए थे कि मेरे से राय नहीं ली। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी से राय की ज़रूरत थी। मैंने पूरे पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक कीपर्स थे जो खेले थे लास्ट ईयर, उन सबको इन्वाइट किया था। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अच्छी चीज़ को देखने के बजाय नेगेटिव चीज़ों को देख लेते हैं और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। जो कैंप आपने लगाया था उसमें कोई नए विकेट कीपर जिनको लोग जानते हैं, अलग बात है, कोई नए विकेट कीपर आपने कोई आइडेंटिफाई किया था उसमें? देखिए, कीपर्स थे अच्छे, और देखें हारिस के साथ मैंने काम किया बहुत पहले, और हारिस के साथ अभी जब मैं पीसीबी में था, इससे पहले भी एक दफ़ा मुझे मुदस्सिर नज़र साहब ने जब बुलाया था हाई परफॉर्मेंस कैप के लिए, तो हारिस को वहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया था और उसके साथ मैंने काम किया था और काफ़ी इसके बारे में अच्छी रिकमेंडेशन दी थी। और मैंने उस ज़माने में ट्वीट भी की थी कि इस नाम को याद रखना कि ये नाम खेलेगा। तो आज देखें हारिस माशाल्लाह उस मकाम पर पहुँचा हुआ और खेल रहा है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं, मकबूल अहमद वगैरह, और दूसरे मुल्तान के 1-2 विकेट कीपर्स थे जो अंडर 19 लेवल पे खेले हुए थे, उनकी रिकमेंडेशन की। नाम तो मैं भूल गया काफ़ी विकेट कीपर्स के जो अब मुझे नज़र नहीं आते पाकिस्तान के सर्किट में। अली शान एक बड़ा अच्छा विकेट कीपर था फैसलाबाद का। हाँ, अली शान भी आया हुआ था, अली शान भी आया था उस कैंप में। और एक दो और भी बहुत अच्छे लड़के थे, लाहौर रीजन के अंडर 19 के लड़के थे जो अंडर 15 पाकिस्तान के लिए खेले, अब उनका नामो निशान नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो मेरे ख्याल से पीसीबी का आखिरी कैंप था 2020 के अंदर, और उसके बाद से 3 साल हो गए मैंने विकेट कीपर्स का अभी तक कैंप पीसीबी में नहीं देखा। बहुत ही शेमफुल है और ये बहुत ही गलत है कि आपके पास इतने टॉप क्लास विकेट कीपर्स हैं पाकिस्तान में। मैं ज़रूरी नहीं आप मुझे बुलाएं, आप राशिद लतीफ़ को बुला सकते हैं, मोइन खान को बुला सकते हैं, सरफराज को बुला सकते हैं और इस तरह की कैंप्स करा सकते हैं। कामना नकमल लाहौर में, कामना नकमल को बुला सकते हैं। आप काफ़ी लड़के ऐसे हैं कि आप जिनसे लोगों को एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। तो कहाँ है विकेट कीपिंग के कैंप्स? तो मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि इन चीज़ों को ज़रा सीरियस लें और स्पेशलाइज कैंप जितने अच्छे होंगे वो प्लेयर्स के लिए फ़ायदा है और प्लेयर्स की डेवलपमेंट में वो किरदार अदा करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, लेकिन साथ साथ जिस तरह हम
बार बार आपसे बता रहे हैं कि मिशन वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और फॉर्मर क्रिकेटर्स इस हवाले से स्टेटमेंट देना शुरू हो गए। वरिंदर सहवाग ने एक स्टेटमेंट दिया और वरिंदर सहवाग ने कहा कि जनाब वो भारत को कमज़ोर टीमों से हारते हुए देखना नहीं चाहते और साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें लुकमा दिया कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो है वो हरा दे। क्या अफगानिस्तान भारत को हरा सकता थी? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, लेकिन लॉन्गर वर्जन में जो उनकी ख्वाहिश नहीं रहेगी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है ना कि इसी तरह भारत को खुश करें और पाकिस्तान को हराएं, मगर उनकी बेचारों की ख्वाहिश आखिरी वक्त में नसीम शाह ने ख़राब कर दी 2 दफ़ा। तो देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में मैं ये नहीं कहूँगा कि किस टीम के से जीतना चाहिए। मेरा फोकस ये है कि पाकिस्तान की टीम, जो दिल से मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम आगे जाए और इंग्लैंड के लिए मैं काम कर रहा हूँ एज ए स्काउट और मेरी ख्वाहिश होगी कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी जीते। ठीक है, और साथ साथ नासुर हुसैन का भी कहना है कि नेदरलैंड से जो वो इंग्लैंड की टीम हार जाएगी। आई डोंट नो, मतलब हर बंदे की अपनी राय है, सब अपना अटेंशन सीकिंग आप इंग्लैंड में रहते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, वो सब अटेंशन सीकिंग है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और कोई ना कोई तो ड्रामा करना होता है। काम करते फिर हम नहीं करते, किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाते, हम जर्मनी की बात करते हैं। बताइए जर्मनी का आपका एक्सपीरियंस है कैसा रहा और वहाँ क्रिकेट इस वक्त किस नहज पर है? देखें, मैं बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक दिन ईमेल आई जर्मनी से वाइस प्रेसिडेंट की, आस्क इन माय अवेलेबिलिटी। इससे पहले इस तरह कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा जॉब्स आती हैं, एडवर्टाइज होती हैं और आप अप्लाई करते हैं, मगर मेरे पास डायरेक्ट ईमेल आई, उनको कहीं से आईसीसी के थ्रू मेरी सीवी मिली। तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड और मैंने उसको कहा कि आप मुझे कॉल करें। मैं समझता था कि शायद हो सकता है कोई मजाक कर रहा हूँ, मगर वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल की और कॉल करने के तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर लिया। और बहुत अच्छा फैसला था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता था कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और मेरे लिए ये एसोसिएट कंट्री में काम करके वहाँ से सीख के अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने फराहम की मेरे हार्ड वर्क की वजह से, तो मैंने उसको लिया। और जर्मनी, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने जर्मनी साइन किया, क्योंकि मुझे साइन करने से पहले कुछ भी आइडिया नहीं था कि जर्मन नेशनल टीम क्या होगी। फिर उसके बाद जब रिसर्च की, जब मैं वहाँ गया हूँ, प्लेयर के साथ मैंने काम किया और देखा है कि कितना टैलेंट है उस मुल्क में, इतना टैलेंट है और उस टैलेंट को बिल्कुल रॉ टैलेंट है। और मेरे लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि मैं इनके साथ काम करूँ, उनको कोचिंग एक्सपर्टीज़ फराहम करूँ, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है और हमने काफ़ी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की इस साल, उसमें काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट किया। और उसके बाद हमने जर्मन की जो टीम है उसका नक्शा ही बिल्कुल चेंज कर दिया। और हमारे पास यंगस्टर्स, और पहले हमारे पास 20-25 अच्छे लड़के थे, अब हमारे पास 40 ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, जिसमें से हम कोई भी टीम बना के चूज़ कर सकते हैं। तो अब T10 क्रिकेट हम काफ़ी खेलते हैं, जिसमें हम अपनी A टीम को मोस्टली भेजते हैं। और जो T20 इंटरनेशनल खेलते हैं उसमें हमारी मिक्स टीम होती है, जिसमें मिक्स ऑफ पाकिस्तानी, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इंडियन हैं और साउथ अफ्रीकन्स हैं, जो करंटली फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे हैं। तो हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और एक उनको विजन दे रहे हैं हम, एक उनको इनकी मेंटालिटी और कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह स्विगर्स के लिए किया था, कोशिश कर रहा हूँ कि वही कल्चर लेके वहाँ जाऊँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जर्मनी का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। आप कराची में पैदा हुए, अब जर्मन आपको आती नहीं, जर्मन नहीं आएगी तो फिर कामयाब कैसे होंगे? क्योंकि कामयाबी के लिए जर्मन ज़रूरी है ना। आपका जो सवाल है ना, उसमें सार्कज़म मुझे बहुत नजर आ रही है। ठीक है, मतलब आप ज़ाहिर जर्मनी को कोचिंग कर रहे हो तो जर्मन तो जरूरी है। देखिए, मैं जर्मन सीखने की कोशिश ज़रूर करूंगा, मगर बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। मुझे पता है आप कौन सी जर्मन की बात कर रहे हैं। आपको हर जगह कामयाबी मिल जाती है अगर आप जर्मन सीख जाते हैं। पर अच्छा, ये बताएं, आमिर की वापसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपको क्या लगता है आमिर को क्या वापस लाने की बातें करनी चाहिए? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हैं वो। देखें, जो डोमेस्टिक, किसी प्लेयर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है, किसी प्लेयर के लिए काउंटी क्रिकेट की परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है, किसी प्लेयर के लिए CPL या उसकी परफॉर्मेंस को काम किया जाता है। देखिए, परफॉर्मेंस होती है। आप बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, उसके हिसाब से अगर आप वाइट बॉल की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस है CPL और दूसरे टूर्नामेंट में। मगर आप यहाँ पे 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, 50 ओवर और को आपने वाइट बॉल T20 से मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 50 ओवर की क्रिकेट अगर आमिर नहीं खेल रहा तो उसको सब में पहले तो 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी आप समझते हैं चॉइस नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी? देखिए, मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ फ्रेंड और आमिर के साथ जितना मैंने काम किया, हाँ, मैं अगर पाकिस्तान टीम का कोच हूं तो मेरी भी यही मेंटालिटी होगी कि मैं उन प्लेयर को लाऊं। बाबर आजम से वहां पे क्या उम्मीद है? क्योंकि गौतम गंभीर कह रहे हैं, आप कोच है बाबर आजम के, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। गौतम गंभीर कहते हैं 3 से 4 सेंचुरी होगी और प्लेयर टू वॉच होगा बाबर आजम।
होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक फैंटास्टिक कंडीशन है इंडिया के सर पिछले विराट साल। कोहली नहीं होगा, दूसरे केन विलियमसन नहीं होगा, लबुशेंग नहीं होगा और स्मिथ नहीं होगा और लोग नहीं होंगे, सिर्फ बाबर आजम को क्यों नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर को? देखिए गौतम गंभीर को तो बहुत चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ख्वाब में भी दूसरी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, वो कभी कभी बिदक जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाबर आजम कभी तो उन्होंने पाकिस्तान के किसी प्लेयर के बारे में अच्छी बात की, तो इसका एक पॉजिटिव लेना चाहिए और उनको एक अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि हाँ यार चलो थैंक यू, आपने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात की है। आया। थैंक यू सो मच। अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि दरिया को कूजे पे बंद करें, कम वक्त में ज्यादा से अपने जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन अतीक उज़्ज़मा और क्वालिफाइड कोच अतीक उज़्ज़मा से बात कर सकें। पाकिस्तान, जर्मनी, इंडिया, हमने हर खित्ते की बात करने की इनसे कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।